हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर विकेश सर में। जी हाँ दोस्तों, मैं रिकेश कुमार और आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th के मैथ एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के रोमन नंबर 1 से देखने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले जितने भी प्रश्नावली है सभी पर वीडियो बना दिया गया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से अगर देख सकते हैं। अन्यथा मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर सभी वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 2 के रोमन नंबर 1 से। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन कहता है कि निम्न स्थितियों को है ना द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये जो आपको जो दिया गया है, इसमें आपको कितना दिया गया है, 4 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, इसलिए बोला है कि निम्न स्थितियों, तो निम्न स्थितियों को है ना द्विघात समीकरणों को, द्विघात वहीं जिसकी अधिकतम घात कितना हो सके, 2 हो सके। ठीक है, कहता है द्विघात समीकरण के रूप में है ना निरूपित करना है, यानी कि आपको समीकरण सिर्फ बना देना है, ना कि उसको हल करना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात करते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। तो देखिए बाबू, व्यापक रूप होता है द्विघात समीकरण का x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस रूप में आपको लाकर छोड़ देना है। ठीक है बाबू, इतना ही आपको कर देना है। ठीक है, तो चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल। चलिए, अब देखिए कहता है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो दिया गया बाबू 528 मीटर स्क्वायर है। तो कहता है कि क्षेत्र की लंबाई मीटरों में है। कहता है कि चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ई वाला छोड़ दीजिएगा, ये कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो सबसे पहले बात है कि आपको ये क्या बनाना होगा सर, आयत बनाना होगा। ठीक है, चलिए देखिए, ये इस प्रकार से आपका क्या है बाबू, आयत है। ठीक है, जिसका अगर क्षेत्रफल की बात कीजिएगा तो क्षेत्रफल जो आपको दिया गया है वो कितना दिया गया है, तो क्षेत्रफल आपका 528 दिया गया है, 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है बाबू, अब देखिएगा थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। ठीक है, क्योंकि यहीं पे मिस्टेक होगा आपका। तो सबसे पहले कहता है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो दिया गया 528 मीटर स्क्वायर है, जबकि कहता है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। क्या बाबू, जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। अब इसका मतलब है कि सबसे पहले हमको चौड़ाई पता करना होगा। देखिए, तब हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे है ना, माना कि है ना, माना कि आयताकार है। ठीक है, आयताकार है ना भूखंड की क्या कीजिएगा, लंबाई क्या कीजिएगा बाबू, भूखंड की लंबाई बराबर। ठीक है, सॉरी लंबाई नहीं, चौड़ाई लेकर चलना होगा, चौड़ाई, भूखंड की चौड़ाई बराबर। ठीक है, चौड़ाई को मैंने x मान दिया। ठीक है, x मान दिया, ध्यान समझिएगा। देखिए, चौड़ाई कहता है कि जो लंबाई जो है ना चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, मतलब जितना चौड़ाई होगा उसका दुगुना कौन है, लंबाई है, उससे एक अधिक। बात समझे क्या। तो सबसे पहले मैंने मान लिया कि माना कि एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई मैंने x माना, फिर लंबाई कितना होगा सर, दुगुने से एक अधिक है ना, दुगुने से एक अधिक है। तो लिखेंगे तथा लंबाई बराबर बताइए बाबू, लंबाई बराबर कितना होगा, तो सर दुगुने से एक अधिक है। तो देखिए x का दुगुना क्या करेंगे, 2x, तो यहाँ से हो जाएगा 2x। ठीक है, और प्लस 1 है बाबू। ठीक है, दुगुने से एक अधिक हो गया लंबाई। देखिए, क्षेत्र की लंबाई जो देता है चौड़ाई के, क्या कह रहे सर, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। बात समझे, तो चौड़ाई जितना होगा उसका दुगुना होगा लंबाई, या प्लस 1 बढ़ा देना है। ठीक है, तो देखिए ये x है तो दुगुना 2x हो जाएगा, प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आइए, इसका दिया आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो दिया गया 528 दिया गया बाबू। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न से, क्या लिखिएगा, प्रश्न से है ना, प्रश्न से या प्रश्नानुसार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्या कहता है, आयताकार है ना, आयताकार है ना। अब यहाँ पे देखिए ये आपका चौड़ाई है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 कर सकते हैं, और इसको x बता सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया गया सर, तो दिया गया है 528। कितना दिया गया है, 528 मीटर स्क्वायर है बाबू। ठीक है, चलिए
तो मीटर का हम लास्ट में लगा लेंगे, सिर्फ 528 ही रहने देते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब बताइए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है सर? लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना? होता है ना जी। आयत का क्षेत्रफल L गुने B बराबर कितना दिया गया है? तो 528 दिया गया है, 528 है बाबू। ठीक है, चलिए लंबाई कितना है सर? तो लंबाई है भैया आपका 2x प्लस k1 और इंटू गुना है यहाँ पे b कितना है सर? x है, बराबर 528 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। चलिए अब यहाँ से आपको लेकर चलना है, गुना करेंगे तो कितना होगा सर? 2x स्क्वायर और एक में 1 से गुना किया तो x बराबर आपका हो जाएगा 528। ठीक है, तो यहाँ से होगा 2x स्क्वायर प्लस x और ये प्लस को उधर जाके पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के, तो 528 बराबर 0। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि हम मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ बताना है भैया, क्या बताना है हमको? क्या तो कहाँ गया ये वाला? देखिए मैं द्विघात समीकरण के रूप में ही निरूपित करना है, तो मैंने द्विघात समीकरण के रूप में क्या कर दिया? निरूपित कर दिया। देखिए ये एक प्रकार क्या है? द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका मतलब ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर कहता है बाबू कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल जो दिया गया है 306 है, तो हमें पूर्णांकों को है ना, पूर्णांकों को ज्ञात करना है। यहाँ पे करनी होगा बाबू, ज्ञात क्या है? करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ से समझिए बात को कि सर दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल कह रहा है, तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होता क्या है? तो ध्यान समझिए बाबू, अगर हम पहले वाले को क्या मान दे? x माने, क्योंकि मुझे पता नहीं कि कौन सा धनात्मक पूर्णांक है, तो पहले वाला को हमने x माना, तो दूसरा क्या होगा? x प्लस 3, यानी कि x प्लस 1 होगा। ठीक है, पहले वाला को मैंने x माना, पहले वाला को x, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? लगातार लेकर चलना है, यानी कि लगातार मतलब एक के बाद एक। जैसे देखिए 1 2 3 4 लगातार हो रहा ना, एक के बाद में एक, यानी कि एक का अंतर होता है बाबू। लगातार में क्या होता है? एक का अंतर होता है। ठीक है, तो देखिए अब मान लेते 3 को कहता था, क्या कहते? x प्लस 2 कहते, 4 को कहता था x प्लस 3 कहते, अगर 5वां कहता था x प्लस 4 कर देते। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लगातार हो गया। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है ना, ये क्या है? लगातार है। लेकिन आपसे सिर्फ प्रश्न में कहता कि दो लगातार ही लेके चलना है, तो इस प्रकार से 3 कहता था यहाँ तक पकड़ते, 4 कहता था यहाँ तक, 5 कहता था ये पूरा पकड़ते। ठीक है, लेकिन हमसे कहा गया कि दो लगातार ही लेके चलना है। ठीक है, चलिए क्रमागत का मतलब होता है कि है ना, एक का अंतर होता है बाबू, ज़्यादा का नहीं अंतर होता, एक का। तो अब देखिए, अब आप लिखिएगा क्या यहाँ पे? तो लिखिएगा है ना, यहाँ पे सबसे पहले लिखिएगा हल, और लिखिएगा है ना कि माना कि है ना दो लगातार है ना धनात्मक पूर्णांक कितना है बाबू? तो x, x प्लस 1 हो गया। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया। अभी कहता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल जो है वो कितना है? तो 306 है सर। ठीक है, कितना है? 306 है। तो अब इसका दोनों का गुणनफल करा दीजिए। ठीक है बाबू, अब आइए लिखिएगा प्रश्न से या प्रश्नानुसार। प्रश्न से अब इस दोनों का गुणनफल कराइएगा, तो यानी कि x इंटू एक्स प्लस 1 और बराबर में भैया हो जाएगा आपका कितना? 306। यहाँ से गुना कराइएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस के x बराबर का हो जाएगा 306, ये प्लस के उधर जाके हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस x और माइनस के हो जाएगा 306। ठीक है, तो ये इस प्रकार से एक्स स्क्वायर प्लस के x और ये प्लस को उधर जाएगा हो जाएगा माइनस के, तो हो जाएगा 306 बराबर 0। तो ये इस प्रकार से आप क्या किस में तोड़ दिए? तो सर द्विघात समीकरण के रूप में हम लोग तोड़ दिए, यानी कि निरूपित कर दिए। ठीक है, तो इसका आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखिए बाबू। नेक्स्ट है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, रोहन नाम के कोई लड़का है। ठीक है, उसकी माँ जो है उससे 26 वर्ष है। जैसे मान लीजिए कि हम मान लीजिए कि हम 5 वर्ष का है, तो मेरी माँ 26 साल के बड़ी है, तो कितना इसमें 5 जुटेगा? सॉरी 26 जुटेगा, तो 26 4 यानी कि 31 वर्ष की मेरी माँ है। तो मान लीजिए रोहन, अगर हम मान लीजिए हमको पता नहीं कि कितना साल का है, तो मैंने मान लिया कि x है
रोहन की आयु x है तो उसकी माँ 26 साल बड़ी है, तो यानी कि x + 26 है ना, यानी कि जितना उम्र होगा उसमें वो 26 साल जुटेगा बाबू। जैसे देखिए अगर हम 10 साल का है, अगर मेरी मम्मी 26 साल हमसे बड़ी है तो 10 में क्या होगा 26 जुटेगा, तब न जाकर होगा 36 साल के, यानी कि हमसे 26 साल बड़ी है। बात समझे। तो उसी प्रकार से मान लीजिए कि रोहन अगर x वर्ष है तो उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो इसमें हम क्या करेंगे 26 को जोड़ेंगे बाबू, तब जाकर उसकी मम्मी की आयु करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आइए देखिए, तो अब कहता है क्या कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष क्या है बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में है बाबू, है ना, वर्षों का गुणनफल कहता है, गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। अब बात को समझिए ध्यान से। रोहन की आयु मुझे पता नहीं है, उसकी मान लेते हैं हमने x माना, तो उसकी मम्मी की आयु जो हो जाएगा बाबू वो x + 26 होगा। अब कहता है कि जो 3 वर्ष पश्चात का मतलब होगा 3 साल बाद। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम 10 साल का है, हमने एग्जाम्पल बताया 10 साल का है, तो अगर इधर मेरी माँ है तो हम 10 साल का है तो मेरी मम्मी 26 साल हमसे बड़ी है, तो इसमें 26 साल जुटेगा। अच्छा, अब 3 साल के बाद कहिएगा, 3 साल के बाद पश्चात, तो बताइए हमारा उम्र बैठल थोड़ी ना रहेगा, हम भी तो बढ़ेंगे। तो 3 साल अगर हम इसमें जुड़ेंगे भैया 3 साल, तो मेरी मम्मी का उम्र क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, जाहिर सी बात है उसका भी तो उम्र बढ़ेगा, तो 3 इसमें भी जुड़ जाएगा। अब समझिए ध्यान से, मान लेते हैं कि रोहन का उम्र x वर्ष है, तो उसकी मम्मी का उम्र उसमें 26 साल ज़्यादा है, तो x + 26 हो जाएगा। अब 3 साल के बाद ये लड़का 3 साल बढ़ेगा भैया, जितना भी उम्र होगा उसमें 3 साल ऐड होगा ना। मान लीजिए 5 साल आता, 3 साल ऐड होगा तो 8 साल हो गया, तो इसकी मम्मी में भी 3 क्या होगा बढ़ेगा। बात समझ में आ गया। अब आइए क्वेश्चन समझाते हैं आपको। चलिए, तो कहता है कि है ना, अच्छा एक और बात है कि जो तो x प्लस यानी कि 3 साल पश्चात ये लड़का का उम्र है और उसकी मम्मी का उम्र ये है 3 साल पश्चात के, तो इस दोनों का जो गुणनफल जो दिया गया भैया, इस दोनों का गुणनफल कितना दिया 360 दिया है। इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि दोनों का गुणनफल कितना है 360 हो जाएगी। ठीक है, तो कहता है कि हमें रोहन की आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आपको ज्ञात रोहन की आयु प्रॉपर्ली नहीं करना। ठीक है, आपको सिर्फ समीकरण बनाकर छोड़ देना है, क्योंकि प्रश्न में ही हमसे कह रहा था कि सिर्फ द्विघात समीकरण के है ना रूप में निरूपित कर दीजिए, यही कह रहा था। तो देखिए बाबू, इसको हम बनाएंगे अब कैसे। तो लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हल, क्या लिखेंगे हल लिखे। हमने लिखा कि माना कि है ना रोहन की आयु, रोहन की है ना वर्तमान आयु है ना, मैंने मान दिया x वर्ष है। कितना है x वर्ष मैंने मान दिया। ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पे छूट गया है, शायद वर्तमान होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा कि रोहन का वर्तमान आयु ज्ञात कर, यहाँ पे वर्तमान होगा बाबू, टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ पे वर्तमान होगा। ठीक है, चलिए ठीक है। तो देखिए माना कि रोहन की वर्तमान आयु को मैंने x वर्ष बताया, तो अब बताइए रोहन की माँ की उम्र कितना होगा। तो लिखिएगा, जाहिर सी बात है, तो इसलिए है ना रोहन की माँ का है ना उम्र जो होगा, रोहन की माँ का आयु लिख दीजिए, वर्तमान आयु जो हो जाएगा भैया कितना होगा। तो सर जितना साल का लड़का होगा उसमें 26 साल जोड़ ना दीजिए। तो जी सर, तो यानी कि x + 26। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। अब ये कहता है कि 3 वर्ष पश्चात, देख लीजिए, अब से कहता है कि 3 वर्ष पश्चात है ना इस दोनों का जो गुणनफल होगा भैया वो 360 हो जाएगा। तो अब देखिए इसको बनाइएगा कैसे। 3 वर्ष पश्चात का मतलब बाद में, अब पूर्व मतलब पहले, तब पूर्व में घटता है पश्चात में जुड़ता है। तब यहाँ पे लिखिएगा अब, क्या लिखिएगा अब है ना 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात। ठीक है बाबू, पश्चात। अब 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, तो रोहन के जो आयु होगा बाबू 3 वर्ष पश्चात कितना होगा। अगर लड़का का उम्र x वर्ष है तो 3 साल के बाद सर जितना होगा उसका उम्र उसमें 3 साल ऐड होगा, तो यानी कि x + 3 होगा। क्या होगा बाबू x + 3, कोई दिक्कत। अच्छा, इसलिए अब बताइए बाबू, इसलिए उसकी मम्मी का जो उम्र होगा है ना 3 वर्ष पश्चात है ना पश्चात रोहन
कि माँ का आयु, माँ का जो आयु होगा बाबू 3 साल पश्चात तो कितना, पहले कितना था, तो x प्लस 26 था, इसमें 3 साल ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा भैया x प्लस 29। कितना हो जाएगा x प्लस 29। अब ध्यान से समझिएगा बाबू, अभी कहता है प्रश्न में क्या, ध्यान से समझिएगा, कहता है कि अब से 3 वर्ष पश्चात, यहाँ से समझिए पहले, उनकी आयु का अब गुणनफल 3 वर्ष पश्चात, जब गुणनफल कब कराना है, 3 वर्ष पश्चात का कराना है, तो 3 वर्ष पश्चात का जो आयु कौन है भैया, तो आपका ये रहा एक रोहन का और उसकी मम्मी का 3 वर्ष के पश्चात ये रहा। इस दोनों का जो गुणनफल जो दिया गया है बाबू, वो दिया गया है 360 हो जाएगी। तो अब आइए इसका दोनों को गुणनफल करा के दिखाते हैं। तो लिखते क्या है कि प्रश्न से या प्रश्नानुसार, प्रश्न से है ना, इस दोनों का गुणनफल है भैया रोहन का 3 वर्ष पश्चात आयु और रोहन की माँ का 3 वर्ष पश्चात आयु। ठीक है, चाहे तो डायरेक्ट 29 लिख देना, नहीं तो लिख देना x प्लस 26 प्लस 3 कर सकते हो। बराबर जो दिया गया बाबू वो 306 है। यहाँ से गुना कराइएगा तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा 26x और प्लस के हो जाएगा 3x और 29 तियाई 87 बराबर हो जाएगा भैया, हाँ 306। यहाँ से होगा एक्स स्क्वायर प्लस के 32x, क्योंकि 29 और 3 कितना होता है 32 होता है। ये पक्षांतर कीजिएगा तो 300 है ना, 60 माइनस के 87, तो घटाइए बाबू 360 में से 87 चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा सर, तो ये हो जाएगा आपका 10 5 15 यानी कि 273 होगा भैया। कितना होगा 273 होगा। तो यहाँ से आप क्या लिखिएगा सर, तो यहाँ से आप लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 32x और बराबर के 273। ठीक है, प्लस के उधर जाके क्या हो जाएगा सर, प्लस के उधर जाके पक्षांतर कीजिएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 32x और माइनस के 273 बराबर 0 होगा। ठीक है, तो ये रहा बाबू आपका आंसर राइट। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलिए सर। कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है सर, कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है बाबू, दिक्कत है नहीं सर। तो ये रहा आपका, ये हमने क्या कर दिया द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिया बाबू। ठीक है, और इसका करेक्ट आयु ज्ञात नहीं करना, अगर करेक्ट आयु ज्ञात करने के लिए कहता तो हम उसका क्या करते, तोड़कर गुणनखंड बनाते और इसका x का वैल्यू लेकर आते, फिर उसके बाद में इसका रोहन का आयु निकलता, फिर उसके बाद में इसकी माँ का आयु निकल जाता। ठीक है, जितना साल का उम्र होता रोहन का, उसमें 26 साल बड़ी थी तो 26 साल हम ऐड करते, उसकी माँ का आयु निकल जाता। लेकिन हमसे सिर्फ कह रहा था द्विघात समीकरण के रूप में ही निरूपित कीजिए, तो मैंने ये लीजिए मैंने कर दिया। ठीक है बाबू, अब आइए हम लोग कितना 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न को देखिए ध्यान से, कहता है ना कि एक रेलगाड़ी, कहता है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, समान चाल से तय करती है यदि, कहता है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती, ठीक है, कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेता। ठीक है, 3 घंटा अधिक लेती, तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। अब देखिए फर्स्ट का जो कंडीशन आपका जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक बनेगा बाबू। तो फर्स्ट कंडीशन जो होगा बाबू ये देखिए, हमें रेलगाड़ी की चाल है ना, कहता एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन यहाँ हो गया। आइए हम आपको करके दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा क्या, हल। क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल और लिखेंगे क्या रेलगाड़ी की चाल दिया गया है, क्या सिर्फ कह रहा समान चाल से चलता है, लेकिन कितना का स्पीड है नहीं दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, मानेंगे। तो लिखेंगे कि माना कि है ना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल होगा बाबू, रेलगाड़ी की चाल को मैंने मान दिया 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 1 किलोमीटर पर आवर मान दिया। तो अब कहता क्या है, अच्छा दूरी कितना दिया गया है, तो कुल दूरी आपका कितना है, तो सर 480 है, तो सिर्फ दूरी लिख दीजिए। तथा जो रेलगाड़ी की जो दूरी है, जो दूरी दिया गया भैया, रेलगाड़ी की दूरी जो दिया गया है बाबू, कितना दिया गया है, तो सर 480 किलोमीटर दिया गया है, 480 किलोमीटर दिया गया। ठीक है, तो आइए अब हम इसको करके दिखाते हैं। तो बाबू बताइए शर्त 1 में आइएगा, शर्त एक में देखिएगा बाबू। बताइए समय बराबर क्या होता है, तो बोलिएगा सर समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। क्या बोलिएगा, समय बराबर होता है आपका क्या सर, दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर क्या होता है बाबू, समय बराबर क्या होगा, समय बराबर सर होता है दूरी बटा चाल। क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। ठीक है,
तो देखिए बाबू समय तो मुझे पता नहीं था, तो इसलिए हम समय को किससे T1 से कर दीजिए, y से भी कर सकते हैं। तो हालांकि हम समय को चलिए हम T से ही डिनोट कर देते हैं, T से। अच्छा दूरी कितना है आपका सर? तो 480 किलोमीटर है और सर चाल कितना है? तो 100। ये पहला शर्त हो गया बाबू, ये क्या हो गया? पहला शर्त आपका ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा शर्त देखिएगा, दूसरा शर्त कहता है यहाँ से स्टार्ट है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती तो उसी दूरी को, कौन सा दूरी को? तो 480 वाला को ही बोल रहा है। उसी दूरी को तय करने में इसे 3 घंटे अधिक समय लगता बाबू। तो यहाँ से देखिए आपका शर्त दूसरा बना देते हैं। शर्त देखिए दूसरा होगा, है ना। शर्त देखिए दूसरा बाबू, शर्त दूसरा, ठीक है। शर्त दूसरा क्या होता है सर? तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। चलिए तो अब देखिए बाबू समय को हमको पता नहीं तो इसको हम T1 कर देते हैं, T1 कर देते हैं बराबर। अब दूरी तो वही दिया है 480 ही दिया। इसमें चाल में देखिए कहता है कि चाल में 8 किलोमीटर कम होती, 8 किलोमीटर पर आवर क्या होती? कम होती। तो चाल हमको 1 से, तो इसमें 8 कम करना है बाबू, ठीक है। अब ये बन गया समीकरण 2। क्या बन गया? समीकरण 2, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन और है भैया, एक कंडीशन और क्या कह रहा है कि कहता है ना कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो उसकी दूरी जो होती बाबू, है ना, दूरी को जब तय करता, उसी दूरी को जब तय करता 3 घंटे, क्या कहता? 3 घंटे अधिक लेती। यानी कि पहला वाला का कम है और इसका अधिक लेता है, यानी कि दोनों का जो अंतर है बाबू कितना है? तो दोनों का सर अंतर है 3 है। कितना है? 3 घंटे का अंतर है। तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पर? ध्यान से समझिएगा, लिखेंगे, है ना। अब देखिए ध्यान से, अब देखिएगा ध्यान से, हम क्या कर देते हैं? T माइनस के, है ना, दोनों का जो अंतर है बाबू, दोनों का अंतर कितना है? तो दोनों का अंतर है बाबू कितना? वो 3 वर्ष है। तो यानी कि T1 माइनस के कितना कर देते हैं? T, ठीक है, बराबर कितना है? 3 है। तीनों मतलब देखिए इस दोनों का जो अंतर है बाबू कितना है? 3 घंटे का है। तो इसलिए हम लिखे T1 माइनस के T। तो देखिए T1 कौन है? तो सर ये है। चाहे तो आप कह सकते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। तो सर ये कितना है आपका? तो दिया गया है 480 बट्टा के दिया गया है x माइनस के 8। और इसको देखिए बाबू कितना है? तो सर 480 बट्टा के x बराबर को दिया है 3। अब इसको हल कीजिए बाबू, ठीक है। इसको हल कीजिएगा तो इसका एलसीएम जो होगा बाबू कितना होगा? तो इसका एलसीएम होगा सर x माइनस के 8, है ना, x माइनस के 8 इंटू कितना होगा? x होगा। इस दोनों का एलसीएम इतना होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें इससे भाग दीजिएगा तो क्या बचेगा सर? x बचेगा। तो x में 480 से गुना करेंगे तो ये 480 x होगा। और माइनस के देखिएगा बाबू, माइनस के देखिएगा, ठीक है, माइनस के देखिएगा कि जब इसमें इससे भाग देंगे तो इतना बचेगा। यानी कि आप कह सकते हो x माइनस 8 को गुना कराना होगा किससे? तो 480 से, ठीक है, 480 से गुना होगा, बराबर आपका यहाँ 3 होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, तो देखिए बाबू यहाँ से अब गुना कीजिएगा तो 480 x और गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा कितना सर? माइनस के 400। देखिए ये कितना है? तो सर 480 है। x में गुना कराएंगे तो प्लस के ही 480 x होगा, लेकिन यहाँ माइनस में है तो गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 480 x, ठीक है। अब यहाँ देखिए तो ये हो जाएगा -8 में गुना कराएंगे 480 तो माइनस होगा, माइनस माइनस क्या बना देगा? प्लस बनेगा। यानी कि 48 में भैया, यानी कि 480 में आपको 8 से गुना करते हैं तो हो जाएगा 0, 8 राय 64 के 4 हाथ लगल 6 और 8 चौका 32 और 6 38। यानी कि आपका जो आएगा भैया 3840 आएगा। कितना आएगा बाबू? 3840, वो भी प्लस में। 3840 जो आएगा प्लस में होगा, ठीक है, ठीक है। बट्टा में कितना है सर? तो बट्टा में भी देख लीजिए सर, गुना करेंगे तो x स्क्वायर और माइनस के 8x बराबर की इधर 3 है। अब आपके मन में एक डाउट होगा सर ये 3800 प्लस में कैसे है? तो देख बाबू ध्यान से, 8 में 4800 मतलब 480 से गुना कीजिएगा तो माइनस में है ये 8 तो माइनस बनेगा, और ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ माइनस ना है तो गुना होगा तो प्लस में हो जाएगा भैया, ठीक है। अब देखिए ई वाला से ई वाला कट जाएगा बाबू, ई वाला से ई वाला कट गया कि प्लस माइनस में है, तो अब बनेगा 3840 बट्टा के x स्क्वायर माइनस के 8x बराबर के यहाँ पर 3 है, कुछ ना है तो 1 है, ठीक है। आगे देखिएगा तो अब यहाँ से क्या कीजिएगा भैया? अब यहाँ से कीजिएगा आप कैसे गुना करते हैं तो कितना होगा सर? 3x स्क्वायर होगा, 8 त्रिका 24x हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा 3840, ठीक है।
अच्छा 38 और 40 3 का कॉमन लग रहा है क्या? 3 के कॉमन लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 3 का कॉमन कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर और ये माइनस में 8 3 का 24x बराबर में हो जाएगा 3800 कितना 3840, ठीक है। तो इससे ये कट जाएगा बाबू, ये गुना में है तो कभी चल जाएगा भागा में, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 8x और बराबर के 3840/3। तो भागा दीजिए, तो 3840/3 भागा देंगे भैया तो आपका आएगा कितना 3 एकम 3, ये कट जाएगा तो 3 दूना 6 होगा, यहाँ से 2 बचेगा 3 8 24, यानी कि 1280 कितना मरतबा 1280 मरतबा ये कट जाएगा बाबू, ठीक है। चलिए तो अब इसको थोड़ा सा कैसे लिखिएगा ध्यान से समझिए। तो यहाँ से लिखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 8x और ये प्लस के इधर है ना, बराबर के इधर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस के, तो यानी कि माइनस के 1280 बराबर 0। तो ये इस प्रकार से इसका क्या होगा बाबू आंसर होगा, ठीक है। हम लोग क्या कर दिए द्विघात समीकरण में क्या कर देंगे निरूपित कर दिए, ठीक है। आइए थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए कि बनाना कैसे कैसे है। देखिए क्वेश्चन में कहता है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से चलती है, मुझे पता नहीं कि उस चाल कितना है, तो मैंने मान दिया कि माना कि रेलगाड़ी की चाल 1 किलोमीटर पर आवर मान दिया, दूरी जो दिया गया था 480 कुल दूरी दिया गया था, ठीक है। अभी इस फर्स्ट शर्त में कहता है ध्यान समझिएगा कि शर्त बराबर होता है समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है सर 480, चाल कितना था सर मैंने x माना और समय पता नहीं था तो t1 कर दिया, टी कर दी, सिर्फ समीकरण 1 बनाया। अब यहाँ से शर्त दूसरा चालू होता है शर्त दूसरा में देखिएगा क्या कहता है, शर्त दूसरा में कहता है बाबू है ना, कहता है कि यदि है ना इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लगता। तो देखिए शर्त दूसरा में समय बराबर दूरी बटा चाल है, 480 मैंने किया और 8 घंटा कम लेता है, तो चाल में 8 घंटा कम है, तो यानी कि x माइनस के 8 समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ से आपको करना क्या है, यहाँ से इस दोनों का जो अंतर है बाबू कितना है, तो 3 घंटा का अंतर है। तो यहाँ से आप लिखिएगा कितना, तो यहाँ से लिखिएगा कि T1 माइनस के T2, चाहे कह सकते कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पड़ता। देखिए दोनों का अंतर कितना है 3 वर्ष था, T1 कितना था सर, तो T1 मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है बाबू, देखिए यहाँ पे 480 बटा के x माइनस के 8 है तक कर दिया और माइनस के इतना है T1 कितना है, तो सर T है सिर्फ 480 बटा x है। अब इस दोनों का अंतर है, इस प्रकार से तिरछा गुना करके मैंने इस प्रकार से समीकरण को तोड़ा है बाबू, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा और वीडियो पसंद भी आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 4.2, 1 नंबर तक क्लियर हो गया। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हो कि ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और बाय गुड नाइट। और चैनल पर पहली बार आप आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो पहले से जुड़े हुए तो शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा, ठीक है दोस्तों।